आज की हम वीडियो शुरू करते हैं 9th क्लास के सेकंड चैप्टर से, बहादुर शाह का हाथी। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? बहादुर शाह का हाथी। इसको लिखा किसने है? मीर बाकर अली ने। ठीक है, और ये बहुत बड़े दास्तान गो थे और आखिरी दास्तान गो थे दिल्ली के। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर पढ़ने के बाद हम लफ्ज़ मायने देखेंगे और लफ्ज़ मायनों के बाद क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से ही नहीं गुजरा। जब उस पर अमारी का मतलब क्या होता है? जो हाथी के पीठ के ऊपर बांधी जाती है, जिसके ऊपर लोग बैठते हैं सवारी के लिए, कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से नहीं निकल सकता था। ठीक है, दिल्ली के दरवाजे थे ना, उनसे नहीं निकल सकता था। चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर मौला बख्श के ही वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो मैं अमारी के गुजर जाता था। अब देखिए, मैं माने होता है साथ, मैं माने साथ। ठीक है, अमारी के साथ ही गुजर जाता था। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये अकबर शाह सानी कौन थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह ज़फ़र डायरेक्ट जिक्र आता है किताबों में कि औरंगज़ेब आए और औरंगज़ेब के बाद डायरेक्ट बहादुर शाह ज़फ़र आए, लेकिन ऐसा नहीं है। औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र के बीच में भी कुछ बादशाह गुजरे हैं मुगलिया सल्तनत के, जिनका जिक्र इतनी ख़ासा तौर पे मिलता नहीं है। ठीक है, सौदागर किसे कहते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कोई चीज़ ला के बेचते हैं, उसको। ठीक है, वो मौला बख्श हाथी को लेके साथ में आया था। उसके फीलबान बुखारा के सैयद थे। ठीक है, यानी फीलबान किसे कहते हैं? फील माने हाथी। ठीक है, हाथी को पालने वाला फीलबान बुखारा का सैयद थे, यानी कि ऊंची जात के थे। क्योंकि किसी और शख्स के बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी था, बहादुर शाह जफर ने फीलबान को महाबत का खिताब दिया और उसे ही जागीर बख्शी। यानी कि क्योंकि जब हाथी जिस पे हाथी पे जो बैठता है वो हाथी नहीं चला सकता, क्योंकि हाथी को चलाने के लिए फीलबान होता है जो हाथी को चलाता है। ठीक है, तो अब अगर जो हाथी को आगे चलाएगा तो उसकी पीठ होगी, तो इसलिए यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि बादशाह की तरफ पीठ ना हो, इसलिए, और बड़े आदमी की पीठ हो, इस वजह से उन्होंने उसको रख लिया। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया, यानी कि काबू में नहीं रहा। सैयद साहब को गाफिल पाकर, गाफिल यानी कि वो सो रहे थे उस वक्त, ठीक है, या बेखबर थे, कुछ काम में लगे थे, सुन नहीं पाए होंगे कि उस हाथी ने क्या करा एकदम ही से। ठीक है, गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दबाकर और एक सूंड में पकड़कर जिंदा ही चीर डाला, यानी एक टांग अपने पैर से दबा ली और दूसरी सूंड से पकड़ के उन्हें चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा 2.5 साल का एक बच्चा था गोद में। ठीक है, बेचारी खावन के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डाल दिया और कहा, ले मुए। ये दिल्ली की लैंग्वेज है। ठीक है, इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी, यानी जो मौला बख्श अभी बेकाबू हो गया था वो यहाँ पे सही हो गया था। उसने, किसने? मौला बख्श ने। ठीक है, मौला बख्श ने बच्चे को सूंड में पकड़कर अपनी गर्दन पर बैठा लिया। उस रोज से ये बच्चा मौला बख्श के साथ ही रहता था। ठीक है, यानी कि उस दिन से ही वो बच्चा मौला बख्श के साथ रहने लगा। बच्चा उसके सामने मौला बख्श, बच्चे के सामने, अच्छा क्या है ये, बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फौरन करता, और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, ओझल होना एक मुहावरा भी है, और ओझल होने का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, जब दिखे ना। ठीक है, आंख से दूर हो जाना। मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस बच्चे का नाम रहमत अली था, यानी कि वो बच्चा जो छोटा सा था उसका क्या नाम था? रहमत अली। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसकी हम उम्र के बच्चे उसके साथ खेलने को आते। हम उम्र, उसकी जैसी उम्र के बच्चे उसी के साथ के। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। ठीक है, मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते,
दे दिया करता। अब यहाँ सैयद वही छोटा बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को ही सैयद साहब कहा गया है। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्ने खाने की लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते थे। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चड्डी दिलाओ, यानी कि उस पर बैठो, है ना, अपने ऊपर बैठाओ। तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज़्यादा होते थे और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छीन कर सूंड में लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उसी लड़के पर गन्ना फेंक देता। यानी कि ये इनके कोड वर्ड्स थे बात करने के, ठीक है। अगर यारी दो तो वो चड्डी चढ़ाओ, तो इसका मतलब था कि वो उसको पीठ पे चढ़ाएंगे, ठीक है। और यारी दो का मतलब होता था गन्ना चाहिए उन्हें, ठीक है। और अगर कोई एक बच्चा मांगता था तो चुप्पे से एक ही बच्चे को देता था, ठीक है। जब चड़कंटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर नेवाले में से एक किनारा रोटी अपनी बाँस से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। यानी कि बाँच किसे कहते हैं, जो होंठ के साइड का हिस्सा होता है वहाँ से निकाल देता था, ठीक है। और जो लड़का वहाँ होता था वो उसे पकड़ लेता था जल्दी से। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चे उसको जोर करके तोड़ा और मरोड़ता गर्ज हर बेहजार दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ से आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श को निवाला खाता। यानी कि उससे पहले जब तक बच्चों को नहीं खिला देता था, मौला बख्श भी खाना नहीं खाता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी ना खाता था। कौन? मौला बख्श रोटी नहीं खाता था, ठीक है। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, यानी कि उसको यहाँ कोई कोड वर्ड है दोबारा से ही, ठीक है। तो मौला बख्श अपना पाँव उठा लेता और वही लड़का जब, अच्छा यहाँ पे पाँव उठाने की बात है, नक्की 3 कोड वर्ड हो गए हैं, ठीक है। नक्की आवे जब बोलते थे तो इसका मतलब है मौला बख्श पैर उठा के खड़ा हो जाएगा और जब तक वो मना नहीं करेगा तब तक कि वो पैर नहीं गिराएगा, ठीक है। और वही लड़का जब तक घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। अगर फेल खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और नक्की मांगकर चला गया तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाकर खड़ा रहता था, ठीक है। यानी अगर कोई बच्चे ने कहा नक्की आवे, यानी कि पैर उठाओ, और हाथी ने पैर उठा लिया और वो बच्चा चला गया, तो हाथी पैर जब तक नहीं गिराता था जब तक वो बच्चा दोबारा से नहीं कह दे कि गिराओ। हरचंद सैयद साहब कहते, और वो बच्चा था चला गया। लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे? जब उसी लड़के को बुला के लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पाँव ज़मीन पर रखते। यानी कि जब तक वो बच्चा नहीं आता तब तक कि मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर नहीं रखते थे। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाजार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चटका हरचंद कहता, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए, ठीक है। यानी बाजार में भी वो पैर उठा के खड़ा हो जाता है। जब तक घुटने की वही लड़का ना कह दे, मौला बख्श टस से मस नहीं होता था। टस से मस ना होना ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। एक रोज़ फीलबान ने बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब किसे कहते हैं? जो जानवरों का खाना आता है, ठीक है, रातिब की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए, यानी कि निगहबानी जो है वो टाइट कर दी जाए कि कोई बच्चा अंदर नहीं आ पाए, ठीक है। सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, दे दिया जाए कि कोई भी लड़का उसके पास ना आ पाए। चनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया, ठीक है। सुबह को हस्बे मामूल, यानी कि रोज़ की तरह, हस्बे मामूल रोज़ की तरह, मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज़ गुजरा।
फेलबान ने हर चंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फेलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा क्योंकि भूखा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ की, हुजूर, मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांटकर खाना शुरू कर दिया। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर सलाम करता था। इसकी मस्तक अपनी इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे और जब बादशाह सवार होते थे तो निहायती अदब से सरनगू चलता था। सरनगू यानी कि सर झुका के चलता। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं लफ्ज़ मायने पे। अम्मारी, हाथी के पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठते हैं। बताया था मैंने भी शुरू में। मैं माने 7, रातिब जानवरों का खाना, फील माने हाथी, जागीर बादशाह की तरफ से अता की गई ज़मीनें, गाफिल बेखबर, सरनगू सर झुकाए हुए। अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे को क्यों तोड़वाया? तो जवाब क्या है? क्योंकि उससे मौला बख्श हाथी नहीं निकल पाता था, इसलिए उन्होंने उस दरवाजे को तोड़वा दिया। दूसरा सवाल, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? जवाब, मौला बख्श के पास बच्चे गन्ने, रोटी और खेलकूद की लालच में आते थे। नंबर 3, हाथी की रोटी कैसी होती है? हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। नंबर 4, मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? जवाब, क्योंकि मौला बख्श बच्चों के साथ खाता था और बादशाह ने बच्चों के आने पर पहरा लगा दिया था, इसलिए वो अकेले खाना नहीं खाता था। 5वां, बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती हैं? जवाब, बादशाह और मौला बख्श में कुछ बातें मिलती जुलती हैं, जैसे दोनों लोग पहले दूसरों को खिलाते हैं और फिर खाते हैं, यानी मिल बांट कर खाते हैं। बादशाह भी मिलकर खाता है और मौला बख्श भी बच्चों के साथ मिलकर खाता है। ठीक है, खाली जगहों को भरें। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर से बाहर जाता था तो क्या आएगा? दरवाजे। फेलबान बुखारा के थे, क्या थे? सैयद। एक रोज मौला बख्श ने मस्ती में आकर को मार डाला। किसको? सैयद को, सैयद साहब को, फेलबान जो थे उस वक्त। मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर से पकड़कर बैठाया। सूंड से पकड़कर गर्दन पर बैठाया। नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुहावरों से जुमले बनाएं। ठीक है, ये मुहावरे हैं। पहले आपको मुहावरों का आंसर देना होता है कि मुहावरा जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद उससे आपको जुमले बनाने होते हैं। ठीक है, आँख से ओझल होना यानी एकदम से गायब हो जाना। ठीक है, पुलिस को देखकर चोर आंखों से ओझल हो गया। टस से मस ना होना यानी कि बिल्कुल भी ना हिलना, अपनी जगह पर अड़े रहना। ठीक है, बच्चा अपनी शिकायत को लेकर माँ के सामने टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं आप। नजर बचाना यानी कि चुपचाप से भाग जाना कि कोई हमें देख ना पाए। ठीक है, तो अब आप इनके जुमले बना लेंगे। अब आ जाते हैं नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखें। इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग देख लें। बुलंद माने होता है ऊंचा, तो बुलंद का क्या आएगा? पस्त। ठीक है, गाफिल माने बेखबर, तो उसका क्या होगा? बेदार। ठीक है, या खबरदार भी हम बोल सकते हैं। बेकाबू का क्या हो जाएगा? काबू। सर बुलंद यानी जिसका सर ऊंचा हो, सरपस्त जिसका सर नीचा हो, और सुबह का शाम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी।